या 50 साल से देखो, जब से हम समझ रहे हैं या इतिहास को देखते हैं, मान के चलो कि गांव पूरा समाज बैठा है, 36 बिरादरी बैठी हैं, कोई एक आएगा, ओए बमड़ो खड़े हो जाओ, और बमण उसके पीछे। फिर कोई आएगा, ओए जाटो, ये तो जाटो का है, जाट उसके पीछे। कोई कहेगा कंबोज, कंबोज उसके पीछे। 4 जने आके और समाज का नाश कर देंगे, सभी को अलग अलग पाड़ देंगे। ऐसा हो रहा है ना। अच्छा, इसके दूसरी तरफ देखो, जब जहर खा खा के आपके खाने के अंदर से कैंसर होगा, तो क्या वो कैंसर ये देखा कि जाट को हुआ या ब्राह्मण को हुआ? ना केवल जाट को ही होगा, देखा क्या? अरे बता दो कुछ, सबको लगेगा वो। जब किसी की भैंस नपुंसक होगी या वो नए दूध नहीं रड़ेगी, तो वो क्या देखेगा? क्या वो बीमारी, वो जहर कि ना ये तो जाट की है, ये ब्राह्मण की है, राजपूत की है, चमार के? देखा कोई? ठंडा सा भी आ रहा है कुछ? जोर से बोलो, क्योंकि हमें इकट्ठा समझना पड़ेगा ये। अब ये समस्या जो है ना, आपके घर तक पूरे समाज की है। जब समाज में कैंसर घुस रहा था, तो कोई पार्टी का कोई नेता नहीं आया बोलने। आया कोई? भाई कोई कांग्रेसी होगा, यहां पे कांग्रेस के भी जानकार होंगे, कोई भाजपा के भी होंगे, कोई नेलो के, जजपा के, पता नहीं किस किस के। आया कोई इकट्ठा होके भाई थारा नाश हो रहा, हम बचा लेंगे? नहीं आया ना। तो फिर क्यों हम किसी के पीछे लगे पड़े हैं? कोई भी समाज का कोई भी हिस्सा जब तक सुरक्षित नहीं है, जब तक सारी की सारी बिरादरी एक जगह नहीं है। जब आपको खादों के नाम पे लूटा जा रहा है, कोई नहीं बोलेगा आपके साथ। जब आपकी फसल का बीमा काट लिया गया है और उसके बाद आपको मिला कुछ नहीं, फसल बर्बाद होगी, तो भी आपके लिए कोई नहीं बोलेगा। बोलता है कोई? अच्छा, आगे बढ़ो। हम पिछले लगभग ये एरिया कपास का है, कपास ही उगाते हैं ज्यादा। कपास के इस एरिया में पिछले 23 साल से 1998-99 से आना शुरू हुई थी बीटी कॉटन, मतलब उसके बाद 2003 से तो फुल फ्लैश आ गई। उसके बाद कितना नाश हुआ है कपास में, लाखों लाखों किले खड़ी फसल जुताई करते, वो यही एरिया है ना। अच्छा, कोई बोल रहा है कि भाई थारी फसल का नाश होगा, हम बचा लेंगे या मुआवजा दिलवा देंगे? तो फिर हम कहां, किसके पीछे जाएंगे? दिखता है कोई सरोकार हमारा कि भाई ये आदमी समाज के लिए बोलेगा, या ये पार्टी बोलेगी, या ये नेता बोलेगा, तो कौन बोलेगा? आप बोलोगे। अगर मैं आपके गांव में आके ये चिल्लाता हूं कि मैं आपके गांव को बचाऊंगा, तो सोच लेना बड़े स्वार्थ में और बेच के जाऊंगा। क्योंकि मुझे क्या पड़ी है भाई आपके गांव की? या पड़ी है? आपका गांव, आपका घर, आपकी परिस्थिति, आपकी समस्या, आपको ही लड़ना पड़ेगा। एक शर्त हो सकती है कि मेरे पास समाधान हो तो मैं 5 मिनट में बता दूं, देवेंद्र भाई के पास समाधान हो तो वो आपको बता दे, आपके पास समाधान तो मिल बैठ के बात कर ले। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर मैं काम करूंगा तो मेरे गांव पे करूंगा, और आप करोगे तो आप अपने गांव पे करोगे। लेकिन एक विचार साझा करके हम इस पे काम कर सकते हैं। अब खेती की बात कर लें थोड़ी सी। 1965 के आसपास हरित क्रांति आई। हरित क्रांति का मतलब तो सारे जानते होंगे। हरित क्रांति का मतलब है यूरिया दे दनादन, यूरिया, डीएपी दे दनादन। उसके बाद जब जब यूरिया डीएपी का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा तो बीमारियां आई। ऐसा ही हुआ, बीमारियां आई, बीमारियों के बाद और ज्यादा दवाइयां आई, फंगस की आई, कीड़े की आई, खरपतवार की आई, दुनिया भर की बीमारियां आई। इस बीमारी के ऊपर आप सबको मैं एक बड़ी जानकारी दे दूं। एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के, और वो अमेरिका का वैज्ञानिक ये रिसर्च करके गया कि भाई जितनी दवाई आप खेत में छिड़कते हो, वो 1 ग्राम 100 में से 1 ग्राम तो लगती है आपकी फसल को, और 99 ग्राम यानी 99% खराब करती है, वातावरण को, उड़ जाती है वो।
तो भारत के एक वैज्ञानिक थे, हैं अभी भी, उसने चिट्ठी लिखी कि भाई अगर ऐसी हालत है तो तू तो अमेरिका का वैज्ञानिक है। अब 1970 के आसपास की बात है, लगभग 50-52 साल पहले की बात है। तो उस टाइम पे ये सारी चीजें तो थी नहीं, फोन, ईमेल और ये जो भी था। तो चिट्ठी लिखी कि आप इतने बड़े देश के वैज्ञानिक हो तो आप इसको खत्म करवाओ यार, बंद करवाओ इसको। तो उसकी चिट्ठी आई कई महीनों बाद उस वैज्ञानिक के पास। वो बोलता है कि भाई कैसे बंद करवाऊं मैं, जिन लोगों की ये जहर की कंपनियां हैं वही लोग सरकारों में मंत्री हैं, अमेरिका में भी। तो अपनी पेट पे कौन लात मारेगा? समझ गए मेरी बात? और यही हालत भारत में नहीं है क्या भाई? जिस रिलायंस के हम सामान खरीद रहे हैं उसी के बनाए हुए तो मंत्री बैठे हैं या नहीं बैठे, सबको पता है। तो जब ऐसी हालत है तो सरकारों से या नेताओं से ये तो उम्मीद ही नहीं करी जा सकती कि वो समाज के बारे में बात करेंगे, या आपके शरीर में पलते हुए कैंसर की बात करेंगे, आपके समाज में पलते हुए नपुंसकता, बांझपन और बड़ी बड़ी बीमारियों की बात करेंगे। उनसे तो उम्मीद नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तो आगे फिर वो बढ़े, बोले जी ठीक है हम बात कर लें। तो उस वैज्ञानिक ने चिट्ठी में और बड़ी बड़ी बात लिख रखी थी। वो क्या लिख रखी थी कि एक कोई भी केमिकल आता है, कोई दवाई आती है, जैसे एंडोसल्फान एक दवाई थी या अभी भी है, वो दवाई जब किसी भी खेत में छिड़केंगे तो पहले साल ज्यादा असर करेगी। कैसे असर करेगी? मैंने कभी कसी नहीं चलाई और मैं कसी उठा के घंटा कसी चला दूं, छिल जाएगा पूरा, ऐसा होगा ना। वो एकदम तक काम नहीं कर रखो और काम ज्यादा कर दो तो वो नेगेटिव असर करेगा। और उसी के बजाय अगर मैं 10-10 मिनट कसी चला लूं तो मेरे हाथ पक जाएंगे। सेम चीज एकदम यही बात अपनी फसलों में है। पहली बार केमिकल छिड़केंगे, दवाइयों का स्प्रे करेंगे तो कोई भी बीमारी दबेगी। अगली बार जब स्प्रे करेंगे तो वो बीमारी कब दबेगी? क्योंकि उस खरपतवार को या उस घास को या उस कीड़े को उसकी आदत होना शुरू हो गई है केमिकल की। तीसरे साल थोड़ा सा असर होगा और चौथे और पांचवें साल में वो दवाई काम करना बंद कर देती है। अब इसके पीछे का देखो कमाल देखना। हम लगभग सारे किसान हैं यहाँ पे, ठीक है जी। कारण कुछ है और समाज में बात बनेगी कुछ और। समस्या ये, विज्ञान क्या कहता है कि जिस केमिकल ने लगातार 3-4 साल काम कर दिया वो केमिकल आगे काम नहीं करेगा। और समाज क्या कहता है? देखो भाई यार दवाई पहले बढ़िया आया कर दी, ये कंपनी भी निकम्मी है, डुप्लीकेट बना दी। ऐसा ही होगा ना? गलत तो नहीं कह रहा मैं। जबकि समस्या क्या है? समस्या ये है कि वो दवाइयां काम ही नहीं करती चौथे पांचवें साल। उन जो ये खरपतवार है या कीड़े हैं या फंगस है उनको उसकी आदत हो जाती है। विज्ञान तो ये है और विचार चला गया दूसरा। तो इन्होंने, कंपनियों ने क्या करना शुरू किया कि भाई है ना बीमारियां बहुत आ रही हैं और जनसंख्या भी बढ़ रही है, तो अब तो ज्यादा अनाज की जरूरत पड़ेगी, तो ज्यादा पैदावार की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्या करो? उन्नत बीज लेके आओ। उन्नत कौन से? ज्यादा पैदावार वाले लेके आओ। और ज्यादा पैदावार वाले बीजों के चक्कर में चलते गए और एकदम से हमने पीछे देखा, आप ही ने तो बताया आपके पास अपना कोई बीज नहीं, ऐसा है ना भाई। हम ज्यादा के चक्कर में आगे बढ़ते गए और 20 साल में पता चला हमने अपना बीज ही नहीं छोड़ा। तो कितनी गड़बड़ में नहीं आ गए हम। कल अगर मान के चलो किसी कंपनी का सरकार के साथ झगड़ा पड़ जाए और वो बोल दे कि हम बीज ही नहीं देंगे, तो आपके पास क्या है? तो उन्नत बीजों के नाम पे यानी हाइब्रिड बीजों के नाम पे बीज आते गए और अपने बीज खत्म होते गए। फिर वो बीमारियां बढ़ती गई। 1998 आ गया तो फिर बोले कि एक टेस्ट करते हैं भाई, ये तो बीमारियां खत्म नहीं हो रही तो इसका समाधान ढूंढते हैं। समाधान क्या ढूंढा? बोले जी बिट्टी बीज लाएंगे। सुना होगा बिट्टी तो सबने, और खासकर और नहीं सुना तो बिट्टी कॉटन, तो बिट्टी बिनोड़ा तो ये तो सुना ही है, बिट्टी कपास, नरमा जिसने बोल रहे आप, सारा ही बिट्टी है। हाँ जी। अब ये क्या है? ये ज्यादा लंबी चर्चा नहीं करूंगा, थोड़ी सी चर्चा करूंगा। ये बिट्टी क्या है?
ये कहते हैं, इसको ऐसा कह सकते हैं कि नस्ल बिगाड़ सौदा है ये। जैसे देसी गाय है, उसके शरीर में नए दूध के नाम पे अगर गधे का घोड़े का सीमन डाल दो तो नस्ल बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? तो ये क्या बिगड़ गया, गाय का क्या बना दिया ने जर्सी और एचएफ के नाम पे, अमेरिकन के नाम पे। वो गाय थोड़ा है, वो तो कबाड़ है ना, उसका दूध अच्छा है ना उसका घी अच्छा, उसका तो कुछ ही अच्छा नहीं, तो वो कबाड़ पैदा कर दिया। वही बात इन्होंने यहां का काम कर दिया। एक कीड़ा होता है मिट्टी में, अंग्रेजी का नाम है बीटी, बैसिलस थ्योरोजेनिसिस उसका नाम है, जानने की जरूरत नहीं है, बस बीटी आपने पता ही है। उस कीड़े के गुण लेके और लैब में इसके बिनोले में डाल दिया, बिनोले के बीज में, ठीक है। और उसका नया जो जन्म हुआ है वो बीटी बीज पैदा हुआ। और इस बीटी बीज का मतलब ये है, इसको जीएमओ भी बोल रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जिसके गुण धर्म बदल दिए हो, जिसका बीज अंदर का जो धर्म था वो बदल दिया गया, वो बीटी है। तो ये बीटी बन गया। और इसका अपना एक काम है कि ये केवल और केवल मादा बीज होता है। अगर मान लिया लौकी का बीज बो तो उसपे दो तरीके के फूल आते हैं, नर और मादा, तो वो आपस में क्रॉस होता जाता है और नया फल बनता जाता है। लेकिन मान के चलो किसी समाज में केवल औरतें ही औरतें रह जाएं तो अगली संतान, यही बात है जो ये बीटी बीज है, ये मादा बीज है। अब आपके आसपास में अगर पोली हाउस लग रहे हो, है कहीं आसपास में पोली हाउस? बहुत कम होंगे, इस एरिया में पानी की थोड़ी कमी होगी, कम है। पोली हाउस में खीरा लगता है वो जीएमओ है, उसमें जितना टमाटर लगता है वो जीएमओ है, उसमें शिमला मिर्च लगती है वो जीएमओ है। और एक किले में आपको अंदाजा हो, एक साल में 2 लाख रुपए का खतरनाक केमिकल छिड़कते हैं उन पे। कितना जी? आप अपने गेहूं में कितना छिड़कते हो साल में? यानी रेंज से बाहर है आपकी कैपेसिटी के, आप जितना झेल सकते हैं ना आपका शरीर, उससे बाहर है वो। सीधा कैंसर करने की गोलियां हैं वो। एक खीरा खा रहे हो तो समझ ले जहर की गोली आपने खाई है। तो वो बीटी बना दिया। क्या कह के आया था कि जो ये बीटी बीज आएंगे इसमें बीमारी नहीं आएंगी, यही बोला गया था। अच्छा आप बताओ, कपास का पहला टिंडा आवे जब, तो उसके अंदर कीड़ा नहीं आंदा? पहले टिंडे के अंदर ही कीड़ा मिलता है, उसके बाद तो सारों में आएगा। और कीड़ा भी तरह कमाल का, बाहर से तो टिंडा गजब और अंदर गड़ा मिलेगा वो। अच्छा मेरा जो गांव है वो करनाल में है, तो वहां कपास तो नहीं है। मेरा जो अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूं, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं अभी, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है ना। तो अच्छा एक बात बताओ, आपको बीज भी महंगे रेट के मिले और वो भी ऐसे जो दोबारा नहीं बनेंगे, और जब बीज बो दिया तो फसल भी उजड़ गई, फिर क्या कर रहे हैं भाई हम? क्या गुलाम नहीं हो गए हम बीजों के नाम पे? आवाज नहीं आई? गुलाम है ना। तो बीजों के नाम पे गुलाम, पशुओं के नाम पे गुलाम, और 30% बांझपन, 35-40% बांझपन पे गुलाम। और देवेंद्र भाई तो और खतरनाक बात बताओ, नुका एक कानून बन गया, ये आगे ये फरमान आ जाएगा, अभी और बात चर्चा ही करेंगे देवेंद्र भाई, कि जैसे सब्सिडी निकलती है ना कि एक गांव में केवल 2 आदमियों को मिलेगी, आने वाले टाइम में आईवीएफ सेंटर के माध्यम से ऐसे फार्म निकलेंगे कि, कौन सा गांव है भाई ये अपना गांव कौन सा है? काशी का पास। नुका इसमें केवल 5 ही नौजवान बच्चे पैदा कर पाएंगे, फार्म निकल रहे हैं। ऐसे ऐसे कानून बन चुके, धीरे धीरे आएंगे अपने उसमें टेलीविजन पे, धीरे धीरे कम, वैसे इनका प्रचार कम होगा, लेकिन ये नीचे नीचे खोखला कर चुके सिस्टम को। तो इतनी सारी समस्याएं हैं कि बीटी आता गया, और 2022 में जितने बीटी बीज हैं सब के सब में तांडव है। किसी का भी ना तो ढंग से फसल